बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज आप शुरू करेंगे एक नया टॉपिक और वो आपका टॉपिक है प्रोटीन्स के बारे में। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हम आज इसी से शुरू करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक्चुअली क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आम तौर पर प्रोटीन्स के बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, ये आप कैसे करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इसी टॉपिक से, यानी प्रोटीन से। तो वॉइस के लिए थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि आपको वॉइस थोड़ा सा इशू ना हो। जी, तो हम शुरू करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन्स के लिए आम तौर पर कहा जाता है, अगर आप प्रोटीन्स का इन शॉर्ट डेफिनेशन लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। याद रखिएगा, ये पॉलीमर्स हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। किन के पॉलीमर्स हैं? अमाइनो एसिड्स के। यानी जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो फिर इनमें से हमें क्या हासिल होंगी? प्रोटीन्स हासिल होंगी। मीन्स प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। यूं भी लिखा जा सकता है, आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर मैक्रो molecules of अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बड़े बड़े लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं, इनको जनरली आप क्या कहेंगे? प्रोटीन्स कहेंगे। हमेशा इन प्रोटीन्स को याद रखें, प्रोटीन्स जो हैं आर पार्ट ऑफ लिविंग मैटर। ये जो भी हमें लिविंग मैटर मिलेगा उसका तसव्वुर प्रोटीन्स के बग़ैर क्या है? नामुमकिन है। बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा लिविंग मैटर हो कि जिसको हम ये कहें कि वो एक यूनिटी ऑफ लाइफ, या फिर हम जनरली कहें कि कॉम्प्लेक्स लाइफ का कोई स्ट्रक्चर है और उसमें प्रोटीन्स नहीं हैं और वो लाइफ रखता है, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए प्रोटीन्स जो हैं ये आम तौर पर कहा जाता है कि लिविंग मैटर, इसके बगैर नामुमकिन है। अब अगर हम प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स जो हैं इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। प्रोटीन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको आप अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग जो है इसमें वैरायटी में आप क्या कर सकते हैं? इनको बेटा आप डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटीन्स का जहाँ भी जिक्र आएगा तो इनमें हमेशा इनके बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे इनके ग्रुप्स हैं। तो हम जब ये बात करें कि प्रोटीन्स के ग्रुप्स, प्रोटीन्स के टाइप्स कितने हैं, तो आप कुछ चंद मतलब ये नहीं कहेंगे कि 10-12 टाइप हैं, 8-10 टाइप हैं, तो इस तरह नहीं है। इसके बहुत सारे अलग इनकी वैरायटी है, थाउजेंड्स में, बहुत सारी तादाद में। हम कोई ये नहीं कह सकते कि कोई ये लिमिटेड नंबर है प्रोटीन्स का, बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। तो वो इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस बेस पर कर सकते हैं? प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाइड। याद रखिएगा, इनकी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड, या फिर इनको क्लासिफाई किया जाए इनटू लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स। बहुत सारे इनके
ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप्स जो होते हैं, दीज ग्रुप्स, अगर हम इनके इन ग्रुप्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दीज ग्रुप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इनको बनाया जाता है किस बेस पर, स्ट्रक्चर, कॉमा, फंक्शंस एंड देयर solubility, या solubilities, यानी आप इनके अलग अलग हर मतलब इनके ग्रुप्स को देखेंगे तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग होगी, सेपरेट होगी। अब ये जो क्लासिफिकेशन की जाएगी ये किस बेस पर की जाती है, इसका कोई एक अगर हम कहें कि फंक्शन है या वैरायटी है तो ऐसे नहीं है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे इनके ग्रुप्स हैं कि इनको उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनके रिएक्शंस, उनके अमाइनो एसिड्स में से बनने के अमल, इससे ये आमतौर पर क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनको कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेटा आमतौर पर कहा जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं ये जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो फिर इनको आमतौर पर क्या नाम दिया जाए। प्रोटीन्स जो हैं आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स, याद रखिएगा इनको पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, और पेप्टोन्स, पेप्टोन्स भी आप इनको कहते हैं, क्योंकि इनको पेप्टाइड कहने का सबब, पेप्टोन्स कहने का सबब, मेन रीज़न क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। कल आपको इसके बारे में बताया था कि जब अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएं, लिंकेज कर लें, तो फिर इस लिंकेज को आप क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइप, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, याद रखें प्रोटीन्स जो हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, याद रखें ये प्रिपेयर होती हैं ओनली किनके अंदर बेटा, ओनली इनसाइड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में मेनली प्रिपेयर होती हैं, बट सम टाइप ऑफ प्रोटीन्स, some type of proteins are also synthesized by animals या humans भी आप कह सकते हैं, animals from polymerization of अमाइनो या अमीनो एसिड्स, यानी जितने भी प्रोटीन्स आमतौर पर नेचुरली बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, तो वो प्लांट बना सकते हैं। प्लांट पहले अमाइनो एसिड बनाते हैं, फिर उनकी पॉलीमराइजेशन उन्हीं के अंदर होती है, सीड्स के अंदर होती है, उनके वेजिटेबल्स के अंदर होती है, फ्रूट्स के अंदर होती है, और वो फिर प्रोटीन्स में चेंज हो जाते हैं।
लेकिन याद रखें एनिमल्स जो हैं ये अमाइनो एसिड एसेंशियल भी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एनिमल्स में डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते, नहीं बनते। हाँ, ये हमें आम तौर पर किसी सोर्स से मिलते हैं, और ये सोर्स बेसिक जो है इनका कौन सा है? प्लांट्स हैं। अब प्लांट से हमें अमाइनो एसिड मिले तो वो दोबारा जब हमारे जिस्म में डाइजेशन के थ्रू ये आपस में मतलब खुराक में आ गए, अब ये कुछ प्रोसेस से गुजरेंगे, सेल में पहुंचेंगे, रिकम्बाइन होंगे, फिर प्रोटीन्स बनेंगे। या फिर किसी एनिमल्स के अंदर ये अमाइनो एसिड जो एनर्जी के लिए क्या हुए? यूटिलाइज हो गए। आमतौर पर पहले पॉलीमराइजेशन अमाइनो एसिड की एनिमल्स में, ह्यूमंस में होती है, प्रोटीन्स बनते हैं और ये स्टोर हो जाते हैं काफ़ी हद तक, जिनसे एंजाइम, दूसरी चीज़ें मतलब फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, पूरा आपका जिस्म वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, ये मौजूद रहती हैं। अब अगर हमें फ़र्ज़ करें सही खुराक नहीं मिली, फैट्स नहीं मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं हैं, यही प्रोटीन्स फिर अमाइनो एसिड में दोबारा सेल के अंदर ही क्या होती हैं? ब्रेक होती हैं, और हमें एनर्जी, पहले अमाइनो एसिड बनते हैं फिर एनर्जी मिलती है। यही वजह है कि आपको एग के अंदर, दूसरी चीज़ों के अंदर आपको अमाइनो एसिड्स जो मिल जाते हैं, ये एनिमल सेल्स जो हैं ये हासिल की हुई, बनाई हुई प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। पर मेन सोर्स फिर भी प्रोटीन्स का कौन सा होगा? वो एनिमल्स ही काउंट होंगे। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में प्रिपेयर नहीं होते हैं। अब आते हैं कि ये जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है, ये आम तौर पर जो प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन्स अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद मतलब उनकी बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया के अंदर सबसे ह्यूज या बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो आप किसको काउंट करेंगे? प्रोटीन्स को। यानी इनसे बड़े मॉलिक्यूल आपको अक्सर नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर ओनली कंपाउंड्स, ठीक है, ये सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी द ह्यूज मॉलिक्यूल्स। इनको बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दी मास, याद रखें, अगर आप प्रोटीन्स के मास की बात करेंगे, प्रोटीन्स के मास की बात करेंगे, इज कैलकुलेटेड इन, किस में कैलकुलेट किया जाता है? डाल्टन्स में। किस में? डाल्टन्स में। जॉन डाल्टन इन्वेंटर है, फाउंडर है, डिस्कवरर है एटॉमिक वेट्स का, एटॉमिक मासेस का। तो उसको डेडिकेशन देने के लिए इन्होंने क्या किया? 1 डाल्टन मतलब ये जो डाल्टन्स होता है यूनिट बना दिया, किसका? ये प्रोटीन्स के मास का बना दिया। अब ये जो 1 डाल्टन मास है, याद रखें, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? 1 AMU के। तो इसलिए अब ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, सिर्फ उसको डेडिकेशन दे दी। बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्ट पॉपुलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ नाम डाल्टन्स में दे दिया गया, ठीक है। और आपको अब ये याद रखेंगे आप कि 1 डाल्टन जो है ये किसके बराबर होता है? 1 AMU के इक्विवेलेंट। नोट कर लिया आपने? चलें, अब तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, हमने वो जूम पे लेक्चर्स करते हैं ना, तो इस वजह से वो हमें बार बार बच्चों को इंडिकेट करवाना पड़ता है, नहीं तो वो फिर पिक नहीं लेते हैं। यहाँ तो अब आप जब चाहें रिपीट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं कि ये प्रोटीन्स जो हैं इनके अगर हम मासेस तक जाएं तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स मास
रेंजेस, यानी ये छोटे से छोटा प्रोटीन का मॉलिक्यूल ले लो और बड़े से बड़ा ले लो, तो आप इसकी एस्टिमेट इससे कर सकते हैं स्ट्रक्चर से कि कितने बड़े हैं। यानी 1 mu 1 डाल्टन जिसको आप कह रहे हैं, इतना मास है। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल का मास कहां तक रेंज करता है। लाइट मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं, रेंजेस फ्रॉम कहां तक, 36,000, ठीक है, डाल्टन्स। यहां से आप समझें ये जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, एटलीस्ट इतना भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि यही होगा, लेकिन ये है कि ये आम तौर पर इस 36 जो है, इसके दरमियान बहुत सारे होते हैं, 36 डाल्टन्स टू 43 lakhs, ये जो है इनका ऑलमोस्ट क्या होता है, मास होता है। तो इसलिए याद रखें ये इतनी रेंज है इनके मास की, यानी इतने ह्यूज मॉलिक्यूल्स हैं। सिर्फ एक मॉलिक्यूल 43 लाख डाल्टन्स तक मास रखता है। ऐसा कोई भी हमें मॉलिक्यूल नहीं मिलता जिसका इतना बड़ा मास हो, इतना ह्यूज मॉलिक्यूल हो। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं प्रोटीन कितने हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बाकी इनसे हेवी मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट आपको इतने ऑर्गेनाइज्ड मतलब तरीके से नहीं मिले। हाँ ठीक है, पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल्स में होती है, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन ये खुद अकेला प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल जो कि बनता तो पॉलीमराइजेशन से, लेकिन मास के हिसाब से देखो इतना बड़ा मिलेगा हमें। तो ये इनके गिग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, इसी वजह से इनको कहा जाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। आम तौर पर जब प्रोटीन्स की जाती है तो उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन जो है वो अब आयुपेक नहीं करेगा, हमारे जो सिस्टमेटिक जो प्योर केमिस्ट्री के वो नहीं, क्योंकि इनका ज़्यादातर रोल जो है वो केमिस्ट्री में कम है, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। तो इस पे ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शंस जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए याद रखें कि इनकी क्लासिफिकेशन मेनली एक सोसाइटी करती है। इसको आम तौर पर नाम क्या दिया जाता है, अमेरिकन बायोलॉजिकल सोसाइटी। ये मेन मतलब जो है ग्रुप है जो इनकी क्लासिफिकेशन या इनका नॉमेनक्लेचर बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन बायोलॉजिकल सोसाइटी, ये जो है अमेरिकन बायोलॉजिकल सोसाइटी जो है क्या करती है, क्लासीफाई, अक्सर इनको क्लासीफाई करती हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। तो अब ये आपको याद रहेगा, मैं कभी कभी IE लिख देता हूँ तो ये थोड़ा जल्दी में हो जाता है, EI होता है अक्सर। तो ये प्रोटीन्स को क्लासीफाई करती है, ठीक है। पर ये क्लासिफिकेशन कोई एक नहीं है। दिस क्लासिफिकेशन, ये जो इनकी क्लासिफिकेशन है, इज बेस्ड ऑन, किस पर होती है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर भी हो सकती है, ऐसी भी है, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस, जैसे इंजाइम्स हो गए, जैसे सपोर्टिव प्रोटीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको पता है कि दूसरे साइटोक्रोम्स हैं, पेप्टोन्स हैं, पेप्टिडेसेस हैं, बहुत सारे हैं। तो फंक्शंस के बेस पर भी कर दिया आपने, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी सारे प्रोटीन्स जो हैं इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ये भी याद रखिएगा कि ये सारे एक ही सॉल्वेंट में हल नहीं होते, बहुत सारे इनके सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें इनको सॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो हम अगर
इनके क्लासिफिकेशन, स्पेशली केमिस्ट्री, फंक्शंस, क्योंकि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उनका केमिस्ट्री में इतना रोल नहीं है। मेनली केमिस्ट्री जो है वो अक्सर इनके फंक्शंस को देखती है या फिर इनकी सॉल्युबिलिटीज को देखती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं या ग्रुपिंग जो है जो केमिस्ट्री में की जाती है वो किस बेस पर की जाती है? वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर की जाती है। तो इस हिसाब से हम अक्सर जो प्रोटीन्स पढ़ेंगे वो किसके बेस पर होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं, उनमें डिसॉल्व होते हैं, उस बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड, याद रखिएगा इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। मेन जो ग्रुपिंग केमिस्ट्री में वो स्ट्रक्चर के बेस पर नहीं है, इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। मुख्तलिफ सॉल्वेंट हैं, सबके एक जैसे, सबको वाटर में नहीं कर सकते, कुछ वाटर में डिसॉल्व होती हैं, कुछ वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो अब उस बेस पर हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। तो इस बेस पर दे मे बी, यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इनकी ग्रुपिंग आप कैसे करेंगे, कितने ग्रुप्स बनाएंगे, दे मे बी डिवाइडेड इनटू, किसमें? इनटू थ्री मैन ग्रुप्स। तीन बड़े बड़े अहम क्या बनाए जाते हैं? ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इनमें फर्स्ट ग्रुप जो है वो बेटा कौन सा है? इट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स, यानी फर्स्ट ग्रुप सिंपल प्रोटीन्स का होगा। सेकंड ग्रुप जो है इसको आप क्या कहेंगे? इसको आम तौर पर कॉन्जुगेटेड, क्या नाम दोगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब फिर मैं VIEN लिख दूं तो आप घबराइएगा नहीं, ये अक्सर इसमें थोड़ा सा जल्दी में हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर थर्ड ग्रुप अगर आप आएंगे तो ये कौन सा होगा? इनको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कहा जाता है। एक्चुअली ये प्रोटीन्स जो हैं असल सेंस में ये प्रोटीन्स नहीं हैं, इनके लिए आम तौर पर, और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं इनको आप ड्राइव्ड प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और दूसरा जो आप लेंगे इनको अगर हम कॉम्प्लेक्स कहें तब भी ठीक है, या फिर इनके लिए प्रॉपर नाम अगर हम लेना चाहें तो वो और आसान सा है, वो इनके नाम से ही ज़ाहिर है, ड्राइव्ड प्रोटीन्स। अब देखें, डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा है, एक्चुअली जो चीज़ डेरिवेटिव होती है वो और होती है, उसका एक्चुअल जो यानी कि प्रीकर्सर होता है वो और होता है। जैसे मीथेन में से हमने क्लोरोमीथेन बनाया, अब मीथेन तो और चीज़ है ना, क्लोरोमीथेन और चीज़ है। तो यहां पर भी वही है, प्रोटीन्स को तोड़ा, उसमें से कुछ डेरिवेटिव्स मिल गए, प्रोटीन्स के ही डेरिवेटिव मिले, लेकिन एक्चुअल सेंस में डेरिवेटिव तो प्रोटीन नहीं है, उनसे बनने वाली चीजें हैं प्रोटीन से। तो अब हम इनको असल सेंस में अगर लें तो इनको आप कभी भी ये याद रखिएगा, प्रोटीन नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं, प्रोटीन से बनने वाली चीज़ें, ना कि ये खुद प्रोटीन्स हैं। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि इनको प्रोटीन्स में इसलिए रखा जाता है, काफ़ी सारा हिस्सा प्रोटीनियस ही होता है, बहुत सारी चीज़ें नॉन प्रोटीनियस हो जाती हैं, काफ़ी काम ये प्रोटीन्स का ही करते हैं। इस वजह से इनको आप किस में काउंट करते हैं? आप इनको प्रोटीन्स में काउंट करते हैं, वरना अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन्स का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे ड्राइड प्रोटीन्स का फंक्शन ही नहीं करते, बल्कि वो कुछ और ही मॉलिक्यूल्स की
शक्ल में डेरिवेटिव। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता तो मीथेन से, अब कोई कहे कि मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम है तो हरगिज आप मानेंगे नहीं। क्लोरोफॉर्म मीथेन से बनता है, डेरिवेटिव है, लेकिन क्लोरोफॉर्म और मीथेन दोनों अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप जो है इससे। इसको आप क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन्स। याद रखिएगा, सिंपल प्रोटीन्स। ये क्या है? बस सिंपल प्रोटीन की डेफिनेशन में आपको बता देता हूं। ऐसे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स कि जब आप इनको तोड़ें, इनका हाइड्रोलाइसिस मतलब उनको ब्रेक करें, वाटर में या किसी में डाला, एसिड उसमें डाला या कोई सॉल्वेंट डाला, और वो टूट जाए सिर्फ और सिर्फ किस में? अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि पॉलीमर होते हैं ना, पॉलीमराइजेशन का अपोजिट हाइड्रोलाइसिस। तो ये किस में टूट जाएंगे? ये टूट जाएंगे अमाइनो एसिड्स में। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स। क्या कहोगे? सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, यानी दोज प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स विच के जो ऑन हाइड्रोलाइसिस करें, प्रोड्यूस करते हैं क्या? ओनली अमाइनो एसिड्स बनाएं या अमाइनो एसिड्स के सॉल्ट बना दें, उनके कंपाउंड्स बना दें, डेरिवेटिव्स बना दें। डेरिवेटिव तो समझते हैं, अमाइनो एसिड में से कार्बोजाइल ग्रुप हटाया, सोडियम रख दिया, तो अब वो है तो अमाइनो एसिड का सॉल्ट डेरिवेटिव बन गया, और देयर डेरिवेटिव या फिर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो, उसमें कहीं मामूली सी चेंजेस की जाए, कोई उनका कंपाउंड बने, तो ये सिंपल प्रोटीन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब इन प्रोटीन्स को आप क्या करेंगे? अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। तो इनकी आम तौर पर एक प्रॉपर्टी होती है, अच्छा इसमें मैं वो भी मेंशन कर दूं आपको, दे मे बी ऑल्सो क्लासिफाइड। कभी कभी इन्हीं की क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी की जाती है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। यही प्रोटीन या प्रोटीन के और ग्रुप्स में भी ये बात आएगी, वहाँ मेंशन्ड होगा, बेसिस ऑफ कोएगुलेबिलिटी। कोएगुलेबिलिटी जो होती है उसके बेस पर, कोएगुलेबिलिटी के बेस पर आप इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब कोएगुलेशन या कोएगुलेबिलिटी क्या है? ये अक्सर बच्चे सवाल भी पूछते हैं और बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन होता है। कुछ ज़हीन होते हैं, आपकी ज़हानत का इम्तिहान लेते हैं, कहते हैं वो कौन सी चीज़ है जो होती तो लिक्विड है, गर्म करते हैं तो सॉलिड बन जाती, वो यही चीज़ होती है और कुछ भी नहीं। यानी कोएगुलेशन ये भी कह सकते हो, क्लॉटिंग भी होती है, इसको भी कोएगुलेशन कभी कभी कहा जाता है। कोएगुलेशन या कोएगुलेबिलिटी क्या है? यानी ए लिक्विड प्रोटीन हो या अमाइनो एसिड्स हो, लिक्विड प्रोटीन्स हैं और अमाइनो एसिड्स ये लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में है। ऑन हीटिंग, आपने उसको क्या किया? हीट किया, गर्म किया, कन्वर्टेड, और ये चेंज हो गए किसमें? इनटू सॉलिड। तो इस अमल को, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे? कोएगुलेशन या कोएगुलेबिलिटी। आ जाएगा समझ में? चलें अब मैं और एग्जाम्पल की तरफ जाता हूं। अब इनमें कुछ अहम इनके मतलब टाइप्स हैं सिंपल प्रोटीन्स के। ये सिंपल प्रोटीन्स जो हैं ये कौन कौन सी हैं? टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सिंपल प्रोटीन्स जो हैं इनकी कौन कौन सी अलग टाइप्स हैं?
इनमें एल्ब्यूमिन, ये याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या होंगे? ये वो प्रोटीन्स होती हैं, सिंपल प्रोटीन, जिनको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो अमाइनो एसिड तो देंगी, लेकिन ये डिसॉल्व किस में होंगी? ये आमतौर पर वाटर में डिसॉल्व होंगी। किस में डिसॉल्व होंगी? बस ये सिर्फ याद रखिएगा, इनका अहम काम ये है। नाम इनके साथ एल्ब्यूमिन होता है, आपको इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन वर्ड आ जाएगा। बस याद रखें कि ये आम तौर पर कौन सी हैं? दीज आर वाटर सोल्यूबल, याद रखिएगा, ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। इनकी पहचान बस वाटर में डालो, डिसॉल्व हो जाएं, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन। पर ये इनसोल्यूबल होती हैं, प्रिसिपिटेशन कर सकती हैं और करती हैं। कौन से सॉल्यूशन में? अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन। मीन्स दे मे बी प्रिसिपिटेटेड, प्रिसिपिटेशन करती हैं, ठीक है। पर प्रिसिपिटेशन किस में करती हैं? इनटू, किस में? अमोनियम, ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें प्रेसिपिटेशन इनकी होती है, याद आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटीन्स की तरफ, और वो कौन सी हैं? इनको आप क्या कहेंगे? ग्लोब्युलिन्स। क्या कहेंगे? ग्लोब्युलिन्स हैं। ये पानी में हल नहीं होती हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी 5% किस में होती है? NaCl सॉल्यूशन में। यानी सेकंड ग्रुप जो हमें मिला वो कौन सा है? दैट इज ग्लोब्युलिन्स, ठीक है बेटा, ग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं इनको। तो ये क्या है? दीज आर वाटर इनसोल्यूबल, ये पानी में हल नहीं होती हैं, वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स हैं, याद रखिएगा, ये वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स हैं, बट सोल्यूबल पर हल हो जाती इनटू 5% NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन में क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं, कोएगुलेटेड। अब कोएगुलेशन सिंपल प्रोटीन्स में भी होती है, कोएगुलेटेड बाय हीट, याद रहेगा ना। यानी आपने हीट किया इनको, और हीट करने पर ये किस में चेंज हो जाती हैं बेटा? सॉलिड्स में चेंज हो जाती हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, सॉलिड में चली जाती हैं। मैं अब पेन उठाऊं दूसरा, और अब देखते हैं कि इनकी और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इनको हम और कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको इसमें नज़र ना आ रहा हो, अब देखिएगा, अब इंशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आएगा। मे बी यहाँ मैंने थोड़ा कुछ वर्ड्स लिखे थे, शायद थोड़ा मिसिंग होंगे, पर मैं बताता जा रहा हूँ आपको, और इनसे आपको ये क्लियर हो जाएगी बात। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हैं ग्लूटालिन्स हैं। ये आमतौर पर ग्लूटालिन्स नंबर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सी है बेटा? ये है ग्लूटालिन्स, ठीक है, या ग्लूटालिन्स कहा जाता है। यानी ये ना तो NaCl में हल होंगी, ना ही वाटर में, ये दोनों में हल नहीं होंगी। दीज आर वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल हैं, ठीक है बेटा, प्रोटीन्स, उनमें हल नहीं होंगी, बट आमतौर पर सोल्यूबल हल हो सकती हैं इनटू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, याद रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। बेसिस के डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उनमें हल हो जाएगी। एसिड्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, उनमें हल हो जाएंगी। तो इनको आप क्या कहेंगे? ग्लूटालिन्स कहेंगे।
ये भी जनरली जो होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, पर इनमें भी कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ जो हैं चंद ऐसी मिलती हैं कि जो क्या होती हैं कोएगुलेटेड, कोएगुलेटेड माना सॉलिड हो जाती हैं बाय हीट, गर्म करने पर किस में चेंज हो जाती हैं सॉलिड्स में। तो इनको आप क्या कहेंगे ग्लूटालिन्स कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लें। अब आते हैं उसके बाद जो है हम आते हैं ग्लियडिन्स की तरफ। ये आम तौर पर ग्लियडिन्स जो हैं ये याद रखिएगा, ये ना बेस में ना वाटर में ना NaCl में बल्कि ना ही प्योर अल्कोहल में, बल्कि ये आम तौर पर अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाते हैं 70 to 80%। अब 70% या 80% अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है मीन्स उसमें 100 ml अगर आप अल्कोहल का सॉल्यूशन 70% to 80% बनाते हैं तो 100 ml में 70 ml से 80 ml अल्कोहल होगा और 20 ml क्या होगा वाटर। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहोगे, इसको कहोगे 20% अल्कोहल सॉल्यूशन। अगर हमें 70%, चूंकि जितना परसेंट बनाना चाहो 70% अगर आप अल्कोहल का सॉल्यूशन बना रहे हो तो याद रखना 70% अल्कोहल सॉल्यूशन में 70 ml, मतलब ये पर 100 होता है, 70 ml अल्कोहल होगा और इसमें 30 ml 100 पूरा करना है, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है, दोनों लिक्विड हैं, दोनों का वॉल्यूम लिया है, ये हो गया सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्यूशन बना। अब इसमें आप किसको हल कर सकते हैं, ग्लियडिन्स को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आम तौर पर ग्लियडिन्स जो होती हैं प्रोटीन्स, इनको प्रोलामाइंस भी कहा जाता है, इनको क्या कहेंगे प्रोलामाइंस भी कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या है, दीज प्रोटीन्स हैं, तो ये भी मतलब सिंपल ही अमाइनो एसिड बनाएंगी, पर कब बनाएंगी, प्रोटीन्स ओनली सॉल्युबल, ये हल होती हैं किसमें, इनटू 70% टू 80% क्या है अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन लिख दो, अल्कोहल लिख दो, तब भी बात एक ही, लेकिन ये सॉल्यूशन है 30 ml वाटर है। तो ये भी जब टूटेंगे इनकी भी कोएगुलेशन होती है, और कोएगुलेशन के बाद बेटा ये आम तौर पर क्या करती हैं, ये कोएगुलेशन के बाद सॉलिड हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं एल्ब्यूमिनॉइड्स। एल्ब्यूमिनॉइड्स जो होती हैं ये याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आखिरी 5th टाइप जो है किसकी है, एल्ब्यूमिनॉइड्स। एल्ब्यूमिनॉइड्स नंबर 5th जो है एल्ब्यूमिनॉइड्स, ये होती हैं। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं जिनको ना तो डाइल्यूट एसिड ना डाइल्यूट बेस, ठीक है, ना ही फिर आप इसको सॉल्ट में ना ही वाटर में ना ही अल्कोहल में हल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले आपने ग्लियडिन्स पढ़ा, वो प्योर अल्कोहल में नहीं हल होते 100% हो, वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया थोड़ा 70 to 80%। अब इनका क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास हों, उनका सॉल्यूशन हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उसमें हल करें तो ये टूट जाते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जहां वर्ड आ जाए ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, तो वहां ये सारे सॉल्वेंट आप यूज नहीं कर सकते। प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, तब वो प्रोटीन टूटती हैं, तो उनको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर दीज प्रोटीन्स ये किसी में भी हल नहीं होती। दीज प्रोटीन्स आर ओनली
आर ओनली ब्रोकन डाउन, तोड़ सकते हैं इनको, अमाइनो एसिड में चेंज कर सकते हैं, इनके डेरिवेटिव्स में, उनके सॉल्ट्स में, ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रो या थ्रू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस विद, अब यहां में लिखना तो नहीं चाहिए, हाइड्रोलाइसिस अंडरस्टूड है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से होता है, पर कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, हम अक्सर फिर लिख देते हैं हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वहाँ बेटा ये डिसॉल्व होती हैं, उनमें ये ब्रेक होती हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे नेल्स होते हैं, जैसे हेयर होते हैं, जैसे नरम हड्डी होती है, कोलेगन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, स्किन जो होती है, इनमें से भी कुछ, सारा नहीं, हॉर्न्स, सींग होते हैं। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो आम किसी सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड नहीं देती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हो तो वहाँ ये प्रोड्यूस होती हैं। तो अब इनको आपने नाम क्या दे दिया बेटा, ये सारी सिंपल प्रोटीन्स के टाइप हैं, इनके साथ वर्ड यही होगा, आपको ज़्यादा इनको मतलब टाइप को डिस्कवर करने की इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आते हैं हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की तरफ। सेकंड बड़ा ग्रुप है और इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये याद रखिएगा, कॉन्जुगेशन माना मिक्सिंग, मिक्स्ड प्रोटीन्स ये भी कह सकते हो। वैसे कॉन्जुगेशन थोड़ा सा वर्ड अलग है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाया जाए, दो चीज़ें मिलती हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो इनकी आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, यानी मिलने का अमल। तो ये प्रोटीन्स एक्चुअली प्योर प्रोटीन्स नहीं होती हैं, इनको ये है कि जब आप तोड़ेंगे तो आपको इनमें से सिंपल प्रोटीन मिलेंगी, डायरेक्ट अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, सिंपल प्रोटीन्स भी मिलेंगे और साथ में कोई नॉन प्रोटीनियस मैटर भी मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे लिपिड, जैसे फैट्स हो गए, या कोई फॉस्फेट्स के आयन हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये मिलेंगे। मीन्स ये प्योर प्रोटीन्स नहीं होंगी, ये क्या इनटू 5% NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन में क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, कोएगुलेटेड। अब कोएगुलेशन सिंपल प्रोटीन्स में भी होती है, कोएगुलेटेड बाय हीट, याद रहेगा ना, यानी आपने हीट किया इनको और हीट करने पर ये किस में चेंज हो जाती हैं बेटा, सॉलिड्स में चेंज हो जाती हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, सॉलिड में चली जाती हैं। मैं अब पेन उठाऊं दूसरा और अब देखते हैं कि इनकी और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, इनको हम और कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको इसमें नज़र ना आ रहा हो, अब देखिएगा, अब इंशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आएगा। मे बी यहाँ मैंने थोड़ा कुछ वर्ड्स लिखे थे, शायद थोड़ा मिसिंग होंगे, पर मैं बताता चाह रहा हूँ आपको और इनसे आपको ये क्लियर हो जाएगी बात। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हैं ग्लूटेलिन्स हैं। ये आमतौर पर ग्लूटेलिन्स नंबर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सी है बेटा, ये है ग्लूटेलिन्स, ठीक है, या ग्लूटेलिन्स कहा जाता है। यानी ये ना तो NaCl में हल होंगी ना ही वाटर में, ये दोनों में हल नहीं होंगी। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल हैं, ठीक है बेटा, प्रोटीन्स उनमें हल नहीं होंगी, बट आमतौर पर सॉल्युबल हल हो सकती हैं इनटू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, याद रखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस, बेसिस के डाइल्यूट सॉल्यूशन है
उनमें हल हो जाएगी। एसिड्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, उनमें हल हो जाएंगी। तो इनको आप क्या कहेंगे? ग्लूटालिन्स कहेंगे। ये भी जनरली जो होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, पर इनमें भी कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ जो हैं चंद ऐसी मिलती हैं कि जो क्या होती हैं? कोएगुलेटेड। कोएगुलेटेड माना सॉलिड हो जाती हैं बाय हीट। गर्म करने पर किस में चेंज हो जाती हैं? सॉलिड्स में। तो इनको आप क्या कहेंगे? ग्लूटालिन्स कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा? नोट कर लें। अब आते हैं उसके बाद जो है हम आते हैं ग्लियडिन्स की तरफ। ये आम तौर पर ग्लियडिन्स जो हैं, ये याद रखिएगा, ये ना बेस में, ना वाटर में, ना NaCl में, बल्कि ना ही प्योर अल्कोहल में, बल्कि ये आम तौर पर अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाते हैं 70 to 80%। अब 70% या 80% अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है, मीन्स उसमें 100 ml अगर आप अल्कोहल का सॉल्यूशन 70% to 80% बनाते हैं तो 100 ml में 70 ml से 80 ml अल्कोहल होगा और 20 ml क्या होगा? वाटर। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहोगे? इसको कहोगे 20% अल्कोहल सॉल्यूशन। अगर हमें 70%, चूंकि जितना परसेंट बनाना चाहो 70% अगर आप अल्कोहल का सॉल्यूशन बना रहे हो तो याद रखना 70% अल्कोहल सॉल्यूशन में 70 ml, मतलब ये पर 100 होता है, 70 ml अल्कोहल होगा और इसमें 30 ml 100 पूरा करना है। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये याद रखिएगा, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है। दोनों लिक्विड हैं, दोनों का वॉल्यूम लिया है, ये हो गया सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्यूशन बना। अब इसमें आप किसको हल कर सकते हैं? ग्लियडिन्स को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आम तौर पर ग्लियडिन्स जो होती हैं प्रोटीन्स, इनको प्रोलामाइंस भी कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे? प्रोलामाइंस भी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या है? दीज प्रोटीन्स हैं। तो ये भी मतलब सिंपल ही अमाइनो एसिड बनाएंगी, पर कब बनाएंगी? प्रोटीन्स ओनली सॉल्युबल, ये हल होती हैं किसमें? इनटू 70% टू 80% क्या है? अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन लिख दो, अल्कोहल लिख दो, तब भी बात एक ही, लेकिन ये सॉल्यूशन है 30 ml वाटर है। तो ये भी जब टूटेंगी इनकी भी कोएगुलेशन होती है और कोएगुलेशन के बाद बेटा ये आम तौर पर क्या करती हैं? ये कोएगुलेशन के बाद सॉलिड हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं एल्ब्यूमिनॉइड्स। एल्ब्यूमिनॉइड्स जो होती हैं ये याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, आखिरी 5th टाइप जो है किसकी है? एल्ब्यूमिनॉइड्स। एल्ब्यूमिनॉइड्स नंबर 5th जो है एल्ब्यूमिनॉइड्स, ये होती हैं। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जिनको ना तो डाइल्यूट एसिड, ना डाइल्यूट बेस, ठीक है, ना ही फिर आप इसको सॉल्ट में, ना ही वाटर में, ना ही अल्कोहल में हल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले आपने ग्लियडिन्स पढ़ा, वो प्योर अल्कोहल में नहीं हल होते, 100% हो, वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया थोड़ा 70 to 80%। अब इनका क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास हों, उनका सॉल्यूशन हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उसमें हल करें तो ये टूट जाते हैं। इनका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जहां वर्ड आ जाए ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, तो वहां ये सारे सॉल्वेंट आप यूज नहीं कर सकते। प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, तब वो प्रोटीन टूटती हैं, तो उनको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर दीज प्रोटीन्स
ये किसी में भी हल नहीं होती। दीज प्रोटीन्स आर ओनली ब्रोकन डाउन, तोड़ सकते हैं इनको, अमाइनो एसिड में चेंज कर सकते हैं, इनके डेरिवेटिव्स में, उनके सॉल्ट्स में, ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रो या थ्रू हाइड्रोलाइसिस विद, अब यहां में लिखना तो नहीं चाहिए, हाइड्रोलाइसिस अंडरस्टूड है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से होता है, पर कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, हम अक्सर फिर लिख देते हैं हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वहाँ बेटा ये डिज़ोल्व होती हैं, उनमें ये ब्रेक होती हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे नेल्स होते हैं, जैसे हेयर होते हैं, जैसे नरम हड्डी होती है, कोलेगन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, स्किन जो होती है, इनमें से भी कुछ, सारा नहीं, हॉर्न्स, सींग होते हैं। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो आम किसी सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड नहीं देती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हो तो वहाँ ये प्रोड्यूस होती हैं। तो अब इनको आपने नाम क्या दे दिया बेटा, ये सारी सिंपल प्रोटीन्स के टाइप हैं, इनके साथ वर्ड यही होगा, आपको ज़्यादा इनको मतलब टाइप को डिस्कवर करने की इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब आते हैं हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की तरफ। सेकंड बड़ा ग्रुप है और इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये याद रखिएगा, कॉन्जुगेशन माना मिक्सिंग, मिक्स्ड प्रोटीन्स ये भी कह सकते हो। वैसे कॉन्जुगेशन थोड़ा सा वर्ड अलग है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाया जाए, दो चीज़ें मिलती हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इनके आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, यानी मिलने का अमल। तो ये प्रोटीन्स एक्चुअली प्योर प्रोटीन्स नहीं होती हैं। इनको ये है कि जब आप तोड़ेंगे तो आपको इनमें से सिंपल प्रोटीन मिलेंगी, डायरेक्ट अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, सिंपल प्रोटीन्स भी मिलेंगे और साथ में कोई नॉन प्रोटीनियस मैटर भी मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे लिपिड, जैसे फैट्स हो गए, या कोई फॉस्फेट्स के आयन हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये मिलेंगे। मीन्स ये प्योर प्रोटीन्स नहीं होंगी। ये क्या जी, तो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं, ये याद रखिएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होंगी वो प्योर प्रोटीन नहीं होती हैं, बल्कि उनके साथ नॉन प्रोटीनियस मैटर होता है। जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको न सिर्फ यहाँ पर प्रोटीन्स मिलेंगी, बल्कि इन प्रोटीन्स के साथ इनका नॉन प्रोटीनियस मैटर भी आपको मिलेगा। सिंपल प्रोटीन तो देंगे, तो अब ये किसी भी सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व करें तो ये नॉन प्रोटीनियस मैटर देती हैं। अब देखते हैं कि ये नॉन प्रोटीनियस मैटर हमें कौन सा देंगी और इसको क्या कहेंगे, दी नॉन प्रोटीनियस मैटर। जो नॉन प्रोटीनियस मैटर होगा इसको आप आम तौर पर क्या कहेंगे, नॉन प्रोटीनियस मैटर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है एडिशनल, कौन सा, एडिशनल ग्रुप, ठीक है, एडिशनल ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप इनको कहा जाता है। अब इनमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें तो आप इनमें न्यूक्लिक प्रोटीन्स यानी आई न्यूक्लिक प्रोटीन्स जो होती हैं इनको ले सकते हो, ठीक है बेटा, ये होती हैं। और आपको पता है कि न्यूक्लिक प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन्स along amino
एसिड्स, ठीक है, ये अमाइनो एसिड इनके साथ होते हैं। हालांकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बजाते खुद एक अलग चीज़ हैं और इनका एक्चुअली इनके साथ आमतौर पर क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं होता। दूसरे जैसे आपको एग्जाम्पल दी जाए साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स यानी साइटोक्रोम्स क्या हैं, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। कौन सी है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन है साइटोक्रोम्स और ये काम किस में आती है, प्रोटीन यूज्ड फॉर या यूज होती है बॉडी में फॉर सेल रेस्पायरेशन, सेल की रेस्पायरेशन होती है तो उसमें आप चार्ट देखेंगे ना आगे बना हुआ है, उसमें ये काम आती हैं, ठीक है। और इसके बाद एंजाइम्स हैं, जैसे एंजाइम्स में भी अक्सर इस तरह होता है कि इनके साथ को एंजाइम अटैच होते हैं, तो एंजाइम्स को भी अगर हम रखना चाहें तो किस में रख सकते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में, यानी प्रोटीन्स इनमें अक्सर कह सकते हैं प्रोटीन्स अलोंग, ठीक है, नॉन प्रोटीनियस मैटर, होता तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ही है, फिर इसको क्या नाम देते हैं, मैटर कॉल्ड एज को एंजाइम, क्या कहते हैं इसको, अक्सर को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम इसके साथ अटैच हो गया। एक्चुअली खुद तो ये प्रोटीन्स हैं लेकिन नॉन प्रोटीनियस मैटर भी इनके अंदर होता है। उसके बाद आपको पता है क्रोमोप्रोटीन्स, क्या है, क्रोमोप्रोटीन्स, ये भी आमतौर पर क्रोम कलर को कहते हैं, पिगमेंट्स होते हैं ना बेटा, क्रोमोप्रोटीन्स, इनका भी आपको पता है कि प्रोटीन्स होती हैं जो आमतौर पर क्या प्रोड्यूस करती हैं, कलर, प्रोड्यूस कलर, ठीक है, जैसे फीदर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, स्किन होती है इनके अंदर, पर इनके साथ एडिशनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है फॉस्फोप्रोटीन्स, याद होगा आपको फॉस्फोप्रोटीन्स क्या होती हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स आम तौर पर हम कहते हैं प्रोटीन्स, ये हैं तो क्या प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन अलोंग फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट इनके साथ होता है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड तो अक्सर नहीं होता, बहुत कम होता है, रेयर, एंड या फिर और इसके आइंस होते हैं, फॉस्फेट्स जो होती हैं ये ज़्यादातर इनके साथ अटैच होती हैं, ठीक है, तो फिर इनको आप क्या कहेंगे, फॉस्फोप्रोटीन्स कहेंगे। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स, याद होगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं बस इनमें से कोई ग्लाइकोप्रोटीन का क्वेश्चन आ सकता है, फॉस्फोप्रोटीन आपको दे सकते हैं कि ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, यानी प्रोटीन्स तो होंगे ही, इनके साथ आमतौर पर क्या होगा, प्रोटीन्स अलोंग कार्बोहाइड्रेट्स, इनके साथ बेसिकली कौन से ग्रुप्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, याद रहेगा आपको क्वेश्चन। अब आप इसमें सिंपल खुद ही बनाएंगे, यहाँ से ब्लैंक्स आ सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन में भी मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं तो फिर आप ये देख लीजिएगा लिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, यानी प्रोटीन्स तो होंगी ही, ये तो लाजमी हैं, अलोंग लिपिड्स, अब लिपिड्स आपको पता है ऑयल्स और फैट्स को कहा जाता है, अलोंग लिपिड्स और फैट्स, ठीक है। तो बेटा ये कुछ अहम प्रोटीन्स हैं जिनको आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हो, और ये प्रोटीन्स के इम्पॉर्टेंट मतलब एक पूरी कैटेगरी या ग्रुप है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स के साथ कोई ना कोई
नॉन प्रोटीनियस मैटर ज़रूर हैं, जो कि उनके साथ अटैच होने के बाद उनको एक्टिवेट करता है या रखता है, फिर वैरायटी उनकी बनती है। अब याद रखें कि ये अक्सर क्या होती हैं ये प्रोटीन्स, इनको अगर आप डिसॉल्व करें तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। अक्सर जो होती हैं यानी लार्ज नंबर ऑफ क्या, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं इनका याद रखिएगा क्या होगा, आर सॉल्यूबल, ये अक्सर हल हो जाती हैं इनटू किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये हल हो जाती हैं। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां दो सॉल्यूशंस का या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस का क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आमतौर पर आर सॉल्यूशंस, ये वो सॉल्यूशंस हैं विच हैव, जिनका होता है क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल या सेम होता है। तो इनको एक दूसरे में सॉल्यूशंस बनाएं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले हों, डिसॉल्व करो, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये थी बेटा कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, उनकी अहम बातें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में थर्ड टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, जिसको आप आमतौर पर क्या कहते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन्स, क्या कहते हैं आप इनको, ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी कभी कभी कहते हैं इनको। अब वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, ये प्रोटीन्स के रिएक्शन से, प्रोटीन्स के अमल से, दो या तीन कॉन्जुगेटेड हैं, सिंपल हैं, मिला दिया और कोई प्रोटीन में से कोई नया मैटर बन गया, तो असल में तो ये प्रोटीन नहीं होगा ना, डेरिवेटिव होगा, तो आप इसको फिर क्या कहेंगे, ड्राइड प्रोटीन्स। तो इनमें आम तौर पर ये कौन से होते हैं, इनमें आपको पता है पेप्टाइड, प्रोटीसेस। ठीक है, यानी दीज प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स हैं इनको अगर हम एक्चुअल सेंस में लें, प्रोटीन्स आर एक्चुअली नॉट प्योर प्रोटीन्स, इनको आप असल में प्योर प्रोटीन्स नहीं कह सकते। ड्राइव्ड वर्ड आ गया ना, डेरिवेटिव्स हैं, प्रोटीन से बनने वाली चीज़ें। तो ये असल में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ह्यूज स्ट्रक्चर्स की होती हैं। जब आप इनको तोड़ते हैं तो इनमें से कई टाइप की अलग अलग प्रोटीन्स अलग हो जाती हैं, कुछ उनके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ अगर डेरिवेटिव बनता तो प्रोटीन नाम ना देते, लेकिन साथ में कुछ सिंपल प्रोटीन भी रिलीज हो जाती हैं, यानी उनमें से प्रोटीन अलग हो जाती हैं, नॉन प्रोटीनियस मैटर अलग हो जाता है। तो फिर उनको एक साथ आप नाम क्या दे देते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, यानी दिस प्रोटीन आर कंसिडर्ड टू बी particular derivatives of huge, ये भी कह सकते हैं huge और complex प्रोटीन्स, उनसे हासिल होने वाली कुछ सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, सच एज, फर्ज करो आपने क्या कहा, प्रोटीसेस, याद है ना आपको, प्रोटीसेस हो गया। प्रोटीसेस क्या होते हैं, ये स्टमक के अंदर जो डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं, इनके लिए वर्ड आप क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीसेस।
यानी इसको गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रोटीन्स भी कहा जाता है। अगर इनको गैस्ट्रिक डाइजेशन एंजाइम्स कहा जाए तो कह सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग नॉन प्रोटीनियस मैटर ये तो होगा। उसके बाद आपको पता है पेप्टाइड्स, क्या है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आपको पता है ये आमतौर पर पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, याद है ना आपको, पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन्स ये होते हैं, ठीक है। पेप्टिडेसिस आपने पढ़ा होगा, प्रोटीसिस, पेप्टिडेसिस, ये टर्म्स हम आम तौर पर क्या करते हैं, प्रोटियोसिस भी हम इसको कहते हैं। बेटा यहाँ मैंने गलती से ओ लगाना था, ए लगा दिया, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक डाइजेशन में इस्तेमाल होने वाली क्या है, आम तौर पर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है बेटा। और ये दूसरे पेप्टोन्स आपने पढ़ा होगा, ये वाटर सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स होती हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स भी याद रखिएगा, पेप्टोन्स जो हैं ये आमतौर पर क्या हैं, यानी वाटर सॉल्युबल भी कह सकते हो, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल, यानी ये जब प्रोटीन्स बनती हैं तो सेल के अंदर डिफ्यूजिबल और एब्जॉर्बेबल ये जो हैं क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनकी अहम चीज़ें हैं। अब इनको मिलाते जाओ, आपको एंजाइम्स भी मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी मिल सकती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी मिल सकती हैं, सारा कुछ इसमें डेरिवेटिव्स में आ जाएगा। तो इस तरह आप इनके नाम दे सकते हैं इनको। और आम तौर पर ये एंजाइम्स वगैरह ये भी इनके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा आज आपका ये लेक्चर जो था प्रोटीन्स के बारे में कंप्लीट हो गया। अब नीचे आप चार्ट में जाएंगे तो आपको चार्ट के अंदर एंजाइम्स, फिर बेटा उसके बाद कुछ सपोर्टिव प्रोटीन्स, कुछ आपको फंक्शनल प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, इनके कुछ एग्जाम्पल नीचे चार्ट में मिले हुए हैं। तो इनको आप, इनका फंक्शन भी लिखा हुआ है। मेन चीज़ है सारा ये लेक्चर आपका अभी जो आपने पढ़ा इन्हीं के बारे में है। तो आप क्या करें, इसी को चार्ट को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको डिफरेंट फंक्शंस की प्रोटीन यहाँ मिल जाएंगी जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। काफ़ी सारी हमने यहाँ कवर की हैं, फिर भी टाइम का फैक्टर होता है, कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे लिपिड्स, उनकी कुछ अहम बातें, उनके कुछ अहम पॉइंट, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और फिगर्स या बेसिक स्ट्रक्चरल पॉइंट्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप मुझे इजाज़त देंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।